सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर दी फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अब ये जो एक्सेप्ट प्यार से चिपका दिया है यहाँ पे, ये पूरा आंसर चेंज कर सकता है। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कौन सी एक बात खेल से जुड़ी हुई नहीं है, बताइए पुनीत। बिल्कुल पहला ऑप्शन है इट स्टिमुलेट्स देयर सेंस, बच्चे के सेंसेस जो है वो उत्तेजित होते हैं जब वो खेलता है। हाँ, विकसित होंगे कि आपका ध्यान है कि बॉल कहां से आ रही है, उसको कैच करना है, तो आपके पूरे सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे। ठीक। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, यानी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो इसलिए खेल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि समय बिताने के लिए सिर्फ कुछ काम करना है इसलिए खेल खेला जाएगा, गलत है ये बात, है ना। प्लेजेंट वे, वो तो टीवी देख लो फिर, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। ठीक है, तो समय बिताने का सुखद तरीका है, ऐसा नहीं है। प्ले के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल्स, जब वो खेलते हैं तो वो कोऑपरेशन सीखते हैं, वो टीम बिल्डिंग सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी सीखते हैं एक तरह से। एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, तो आप लाइफ सीखते हैं जब आप खेल सीखते हैं, तो ये बात तो सही है, बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे और उनको जीत और हार को एक्सेप्ट करना आ पाएगा। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, ये बात भी सही है कि अपनी बॉडी पे उनकी निपुणता आती है कि किस तरह से आपको बॉडी को यूज करना है। लेकिन बी ऑप्शन सही नहीं है कि समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये कोई अच्छा ऑप्शन थोड़ी हुआ कि जिसके लिए लर्निंग या सिखाया या खिलवाया जाएगा बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। आज मेरा जिम जो है वो सेक्रीफाइस हो चुका है, थोड़ा कल से 9 बजे से शुरू करेंगे ताकि 10 बजे तक निपट जाए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस में 2 मिनट भी आप एक क्वेश्चन के लेंगे, डिस्कशन होता है प्रॉपर, 1 घंटा लग जाएगा। Which one of the following questions invites children to think critically? देखो आजकल क्रिटिकल थिंकिंग की ये 21st सेंचुरी स्किल है, 21वीं शताब्दी के कौशल हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है। क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए आपको, आलोचनात्मक चिंतन आना चाहिए, एक चीज पे 75 तरह से सोचना आना चाहिए, है ना। फैक्ट ओपिनियन में अंतर करना आना चाहिए, किसी भी चीज को जस्ट मान नहीं लेंगे आप, है ना, किसी भी चीज को जस्ट मान नहीं लेंगे आप, समझ पा रहे हो। 17 का बी होगा किसी, अभी बताया तो था यार, अभी जाएंगे वापस, लास्ट में बता देना जिसमें डाउट हो, या कमेंट कर देना तो मैं वो कल भी डिस्कस कर दूंगी, डोंट वरी। सी ऑप्शन 78% कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं, क्रिटिकली सोचने के बारे में कौन सा एक क्वेश्चन बच्चे को अलग अलग दिशाओं में सोचने को कहेगा। पहला ऑप्शन है व्हाट इज द राइट आंसर, अगर आपने पूछ लिया ये सही है कि वो सही है, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग है, जस्ट मेमोरी लगाई, उसने कहा हाँ ये इन दोनों में से ये सही है, तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो इसमें क्या है, आपने एक सिचुएशन दे दी कि हम पहाड़ पे हैं, आपने भी सोच लिया हाँ हम भी पहाड़ पे हैं, एक और सिमिलर सिचुएशन देख लिया आपने। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ये बात सही है कि इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, आलोचनात्मक चिंतन लगाना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं किसी समस्या के समाधान के। फिर है डू यू नो द आंसर टू दिस, अब इसमें तो यस और नो ही आएगा आंसर, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पकड़ना है आपको, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, उसी से क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है, उसी से क्रिएटिविटी भी आ सकती है, जिसमें दिशाओं में सोचने को मजबूर हो बच्चा कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, कैसे ठीक करेंगे, क्या ये सही तरीका है कि हम एक इंसान एक व्हीकल में जाए। 70 क्वेश्चन इस तरह के आप बच्चे के दिमाग में डाल सकते हो, तो वो सोचने पे मजबूर होगा। जो क्वेश्चन हमें सोचने पे मजबूर करते हैं उनको हम क्रिटिकल थिंकिंग जगाने वाले क्वेश्चन कहेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा एक विकल्प सही है। प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आजकल हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, जो बेहतरी की तरफ हो, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चा केंद्र में हो, जहां बच्चा एक्टिव हो। जॉन डुई या जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, उन्होंने क्या खोले थे, प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे, उनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया था शिकागो में, अमेरिका के अंदर 20th सेंचुरी में, 1920s के अराउंड, अपनी वाइफ के साथ, जिनको लैब स्कूल्स भी कहा गया। ये सब चीजें पूछी जाती है, मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी, मतलब सत्यनारायण की कथा चल रही है, बस हाथ जोड़ के नहीं बैठना, सुनना है इन चीजों को, एक एक बात को ध्यान से। अगर हम बात करें थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल खराब है, आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगा सकते, एबिलिटी ग्रुपिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। प्रोजेक्ट एबिलिटी ग्रुपिंग क्या, 90% वाले बच्चों को एक साथ, 33 वालों को एक साथ। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग, ये रैंकिंग गड़बड़ हो गई, बाकी बातें सही थी, ये भी गलत था। खैर प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है, यहाँ बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं, इवन प्रोजेक्ट मेथड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जो जॉन डुई के ही एक शिष्य थे, उनका नाम था WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट मेथड दिया है, जहां पे बच्चे ग्रुप में एक्टिवली सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की। प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, इसी से जुड़ा हुआ है और प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है, प्रयोजनवाद से ही, प्रयोजनवाद के जनक भी कहा, मतलब एक तरह से प्रोमोटर कहा जाता है जॉन डुई को। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं, एक्टिवली सीख रहे हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। यानी प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है। मतलब जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो मतलब आप जीवन सीख रहे हैं, ये लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? आपको कितना याद रहता है? मैं रट्टे थोड़ी लगाती हूँ यार याद रहता है, समझा हुआ है। और बहुत सारी चीजें तो एट द मोमेंट आती हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो उसको, है ना, अपनी तारीफ। याद तो इवन आजकल मेरे को रहता नहीं है, मेरी मेमोरी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है पिछले 1-1.5 साल, 2-2.5 साल में याद रहने वाली चीजें तो आजकल याद ही नहीं रहती हैं। देखिए थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, वो होता है। मॉक टेस्ट नहीं आ रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है, प्रिया चौधरी कह रही है करियर पे, और गुस्से से कह रही हैं कराएंगे इसका प्रावधान। बी ऑप्शन कह रहे हैं कितने? 54% लोग। चलिए समझते हैं, मजा आ रहा है, चलिए मजा ही आना चाहिए बस। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल बंद कर दो क्योंकि एजुकेशन तो लाइफ इटसेल्फ है ना, ये वाली बात नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी वो दर्शाए जो असली जीवन में हो रहा है। जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप जीवन सीख रहे हैं, वो रियल लाइफ लर्निंग होनी चाहिए। ये बात सही लग रही है? लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, ऐसा नहीं है यार, ये वाली बात नहीं है कि लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर तो क्या स्कूल में ना भेजें, फिर एजुकेशन ना दिलाएं, हैं जीवन से सीख लेगा, वो नहीं है बात। क्या कह रहे हो? हाँ शौर्य सिंह कह रहे हैं ठीक है ऐसा ही करो। डी ऑप्शन है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये भी नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है ना, वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब हो, उसका रिफ्लेक्शन हो, रियल लाइफ हो, जिसको वो स्कूल में सीखे। ऐसा नहीं किताबी ज्ञान अलग है और बाहर की दुनिया अलग है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। यानी निम्नलिखित में से किसे कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? तो आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा कि किसको आप कोहलबर्ग के सिद्धांत का कंट्रीब्यूशन मानेंगे। फटाफट से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसका आंसर सी है? मिथुन, यहाँ जो भी आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं वो आंसर की वाले डिस्कस किए जा रहे हैं। किस किताब में क्या दिया है फर्क नहीं पड़ता, है ना। गलतियां किताब में भी हो सकती हैं, गलती तो आंसर कीज में भी होती है, बट ये फाइनल आंसर की थी। और आंसर की वाले मानते नहीं है अपनी गलती को, कभी रेयर कभी एक आध क्वेश्चन ठीक होता है। और ठीक है ये सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ कहीं पे भी मेरे को भी नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चनेबल बात है। और ये तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं यार, 2018 का पेपर है, नींद में भी पूछोगे तो आ जाएगा। चलिए खैर, डी ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग, मतलब कोहलबर्ग की थियरी, हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। बात तो ठीक है। द थियरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। हिज बिलीव्स इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, जी नहीं। अब इसमें बी भी ठीक लग रहा होगा, डी भी ठीक लग रहा है, और दोनों ठीक भी है अगर देखा जाए अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम बात करें कोहलबर्ग के कंट्रीब्यूशन की, कोहलबर्ग की थियरी बेस्ड थी पियाजे की थियरी पे, और पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और कोहलबर्ग की थियरी में भी ये एज के अनुसार लेवल्स हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपके संज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी, और परिपक्वता बढ़ेगी तो आपकी रीजनिंग वैसी ही होगी। एज के हिसाब से रीजनिंग चेंज हो जाती है ना। एक 16 साल का बच्चा जब प्यार प्यार चिल्ला रहा है और वो भागने को तैयार है, तो उसका तर्क कुछ और है कि मैं तो प्यार में कुछ भी कर जाऊं, और वही 26 का हो जाएगा अगर, तो उसका तर्क कुछ और होगा। तो आपकी जो मॉरल रीजनिंग है उसके बेसिस पे मॉरल डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन वो मॉरल रीजनिंग कहां से चेंज होती है? कॉग्निटिव मैच्योरिटी से, एज से, ठीक है। तो हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, ठीक बात है। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन, ये बात भी सही है कि जो रीजनिंग है उसी के हिसाब से आप एक्शन लेते हैं। तो आंसर हम डी मार्क करेंगे। मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा कि इन्होंने फाइनल इसको माना क्या था आंसर की में, मैं बिल्कुल भी चेक नहीं किया आज, तो मैं क्वेश्चन देख भी नहीं पाई हूं। बट हाँ, जो आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें इंक्लूड हो गया है अपने आप में ही, क्योंकि कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अनुसार रीजनिंग आएगी, ठीक है भाई। कोहलबर्ग कहते हैं कि जो रीजनिंग है, तो आंसर इसका आंसर की हिसाब से डी है। अगर इसमें कोई चेंज हुआ बाय चांस तो मैं कल एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। एक बार आंसर की देख लेंगे, क्योंकि पेडागोजी है। मॉरल रीजनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग कह रहे हैं कि बच्चे का जो तर्क होगा, मॉरल रीजनिंग, और एक होता है मॉरल डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग, आपका निर्णय लेना। निर्णय लेना किस पे आधारित होगा? जैसी आपकी रीजनिंग होगी। एक व्यक्ति, एक चोर भी अगर चोरी करेगा तो उसकी भी कोई अपनी रीजनिंग होगी कि दुनिया तो देखो गरीबों को कितना लूट रही है, हमने चोरी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये क्या हुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबी चोरी कर रहा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी अपनी मर्जी से तर्क लगा सकता है, ठीक। तो मॉरल रीजनिंग यानी तर्क,
जो तर्क है आपका वो निर्धारित करेगा कि आपका डिसीजन यानी आपका निर्णय क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मॉरल रीजनिंग है इस पे बेस्ड होती है डिसीजन मेकिंग, 100% सही बात है। लेकिन ये रीजनिंग भी तो किसी पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। आपकी एज के हिसाब से तर्क भी तो अलग होगा, है ना। अगर नहीं है तो आप फिर छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची हैं। ठीक भाई, आपकी समझ 4 साल पहले कैसी थी, वो तर्क आपके आज थोड़ी काम कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात सही है कि रीजनिंग से तर्क वो लिया जाएगा डिसीजन। अब वाइगॉस्की की बात हो रही है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्चुअली वो थर्ड लास्ट था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, निकटस्थ दूरस्थ विकास या निकटवर्ती विकास का या संभावित विकास का क्षेत्र जहां संभावना है विकास की, उसके बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है, यहां पे हेल्प की जरूरत होती है। A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। बात तो सही है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो कर लेते हैं। The point in learning when support can be withdrawn। ऐसा नहीं है कि अब हम हटा सकते हैं सपोर्ट यहाँ पे। The phase when maximum development is possible, यानी वह चरण जहां उच्चतम विकास संभव है। एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। Context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। बी ऑप्शन ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, बट डी भी गलत नहीं कह सकते। तो फेज 1 मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, बी ही के साथ ही हम जाएंगे, ये हमें थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मतलब इसका रीजन ये है कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहां संभावना है कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो खुद से कर देंगे। इस पे अभी भी स्टार मार्क करके